महागठबंधन की बैठक हो चुकी है और सभी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कह रहे हैं। पटना में हुई बैठक में ये तय किया गया कि 15 जुलाई को दोबारा विपक्षी दलों की बैठक शिमला में होगी। अब इस बैठक के बाद बीजेपी के अंदर काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। जी हाँ, मैं बेचैनी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद बयान दिए, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इस बैठक के बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं बेचैन जरूर हो गई है कि आखिर अगर सभी दल एकजुट हो जाते हैं तो उससे कैसे पार पाया जाएगा। अब बीजेपी का एक प्लान सामने निकल के आ रहा है। दरअसल इसी महीने की यानी कि जून में ही 29 तारीख को अमित शाह बिहार के दौरे पे आने वाले हैं और जुलाई 15 के पहले बीजेपी बिहार में नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री का एक बड़ा रैली करवाने के प्लान में लगी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो रैली करने वाले हैं उस रैली में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उसके अलावा चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और उसके बाद मुकेश सहनी, इन बड़े अति पिछड़े और दलितों के नेता उस मंच पे आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी जो नीतीश कुमार एक प्लान तैयार कर रहे हैं उसकी काट को लेके आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। दरअसल जीतन राम मांझी जो मुसहर समाज है उसके सबसे बड़े नेता, सर्वमान बड़े नेता हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी मल्लाहों के बड़े नेता माने जाते हैं, सहनी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा समुदाय के जो कोयरी समुदाय है उसका एक बड़ा चेहरा है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ आपको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि जो बीजेपी के अभी बिहार के अध्यक्ष हैं वो भी कोयरी यानी कि कुशवाहा जाति से ही आते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान जो पासवान समुदाय के सबसे बड़े सर्वमान नेता बिहार के अंदर माने जाते हैं, जो रामविलास पासवान यानी दुसाध समुदाय का जो वोट है वो पासवान रामविलास पासवान के हिस्से में हमेशा रहा था और अब उसके उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग पासवान को देखा जा रहा है। अब बीजेपी इस रैली के जरिए यानी कि प्रधानमंत्री के इस रैली के जरिए बीजेपी ये बिहार की जनता में मैसेज देना चाहती है, खास तौर पे जो दलित और पिछड़े हैं उनमें मैसेज देना चाहती है कि हमने आपको फ्री राशन दिया, फ्री सुविधाएं दी हैं, घर बनवाए हैं। इसके अलावा जो आपके जाति के बड़े नेता हैं उनको हम अपने साथ रखे हुए हैं, हम उनको अपने एक तरीके से कहें कि दल के साथ जोड़कर उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको हम सीटें देंगे लड़ने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व होगा लोकसभा में। तो ये एक बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में जो एक समीकरण होता है, बिहार में जातीय समीकरण बहुत मैटर करता है। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण बिहार में आज तक कभी नहीं हुआ है। जैसे कि यूपी में होता है कि यूपी में मुस्लिम जिस पार्टी को वोट करते हैं ज़्यादातर जो ध्रुवीकरण उस पार्टी के खिलाफ बाकी जो धर्म वाले होते हैं उनका हो जाता है। लेकिन बिहार में जातीय ध्रुवीकरण होता है, जाति आधारित वोट पड़ते हैं बिहार में। उस लिहाज में अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी ये बड़े नाम हो सकते हैं। भले इनके वोटों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं हो, जैसे कि लालू यादव के कास्ट की बात करें और उनके वोटों की बात करें तो लगभग 16% के आसपास यादव बिहार में हैं। जो यादव समुदाय है वो 16% है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि बीजेपी का निशाना 8% कोयरी, 9% के आसपास कोयरी हैं यानी कि जो कुशवाहा हैं, 6% के आसपास पासवान हैं, 5% के आसपास मुसहर हैं और 4% के आसपास आपको सहनी वोटर हैं। यानी इनको मिला दीजिए तो लगभग 5, 5, 10, 5, 15 और 9
ये आपको 24% के आसपास जो अति पिछड़े समुदाय से, दलित से और जो लौ कुश समीकरण था उससे हो जाते हैं, और बीजेपी के पास अपना हमेशा से 20-22% वोट रहा है। तो जो अमित शाह जो मीटिंग करने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं लखीसराय में 29 जून को आने वाले हैं, उसके बाद उसी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होगी या कि जो रैली होगी वो कहाँ कराई जाए, किस स्वरूप में करवाई जाए, उस पे बात होगी। इसके लिए बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा गिरिराज सिंह, उसके अलावा मंगल पांडे, उसके बाद जो बिहार में संगठन के प्रभारी हैं, ये सब जाके दिल्ली में मीटिंग कर चुके हैं। दिल्ली में मुलाकातों का एक दौर चल चुका है, वहाँ पे चर्चा हो चुकी है कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। जो विपक्षी एकता की तरफ से जो दिख रहा है विपक्षी खेमे में, अब जैसे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम कौन से हैं? लालू यादव, जिनके पीछे लगभग 30-32% वोट हमेशा रहता है। लगभग बिहार में 15% मुस्लिमों का वोट ले लीजिए और 15-16% यादवों का वोट ले लीजिए, तो इनको मिला के बिहार में लगभग 30 से 31%, 32% तक वोट हमेशा से लालू यादव के पास रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार के कुछ वोटर जो होंगे वो आपको कुर्मी समुदाय के, जो पटेल समुदाय हैं, उनको लेके ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो कुर्मी वोटर होता है। और महिलाओं में नीतीश कुमार के प्रति एक अलग तरीके की सहानुभूति कहिए या फिर जो एक अलग तरीके का स्वरूप कहिए नीतीश कुमार का महिलाओं के भीतर ये देखने को मिलती है। तो नीतीश कुमार के जो मुख्य 2 वोटर हैं वो एक तो कुर्मी समुदाय हो गया और महिलाएं हो गई, जो खास तौर पे आप लोग को पता होगा कि बिहार के अंदर जीविका एक कार्यक्रम चलता है जिसमें महिलाएं अपना एक ग्रुप बना के वो अपना फाइनेंस एक सिस्टम बना के उससे वो अपना काम करती हैं। उस ग्रुप का समर्थन नीतीश कुमार के पीछे लगातार खड़ा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के साथ जो समस्या दिख रही है कि बड़े बड़े हैवीवेट नेता हैं सामने, उनको कैसे मतलब एक तरीके से हराया जाए, इसको लेके जो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि कुल मिला के अभी भी बिहार के अंदर बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, या फिर यूं कहें कि बिहार में बीजेपी ने कभी इस तरीके से काम ही नहीं किया कि वो तेजस्वी यादव जैसा कोई टक्कर देने वाला नेता लेके सामने आ जाएगी 6 महीने साल भर के अंदर, या फिर नीतीश कुमार के जैसा कोई एक बड़ा चेहरा उनके साथ जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके वजह से बीजेपी हमेशा से बिहार में मतलब दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी रही है। लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि जो पिछड़े जो पार्टियां थी, जो पिछड़े नेताओं की पार्टियां थी, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी जिसके पास 5-6% वोट है, और उसके बाद मुकेश सहनी जिसके पास 4% मल्लाहों का वोट है, जिनको ये माना जाता रहा है कि मल्लाहों का वोट मुकेश सहनी को ही जाता है। और अब उस कड़ी में जीतन राम मांझी को अगर आप जोड़ देंगे तो 5 से 6% मुसहर समुदाय का भी वोट बिहार में है। और ख़ास तौर पे अगर इस समुदाय का वोट देखिएगा तो जो गया है, नालंदा है, इस इलाके में मुसहर समुदाय की आबादी काफ़ी है। तो ये कुल मिला के 15-16% दलितों के और अति पिछड़ों के वोट पे बीजेपी इस रैली के माध्यम से टारगेट करने के चक्कर में है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान में रख के बीजेपी 8-9% जो कुशवाहा वोटर है उनको अपने साथ लाने की कोशिश में है, यानी कि 24-25% वोटों का खेल है। और अगर आप निजी तौर पे अगर आप किसी कुशवाहा को जानते होंगे और आज अगर उनसे बात कीजिएगा तो वो लोग बीजेपी की ही बात करते हैं। चिराग पासवान को लेके ये कहा जाता है कि चिराग पासवान के पीछे जो उनका दुसाध समुदाय है, जो पासवान समुदाय है, वो चिराग पासवान को ही नेता मानता है। और जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, जो कि एक अलग गुट बनाए हुए हैं, लेकिन दरअसल वो गुट बना क्यों था ये सभी को पता है, वो नीतीश कुमार के इशारे पे बना था। लेकिन अब कुल मिला के वो डैमेज कंट्रोल जो है वो शायद चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी का अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी को बीजेपी लगातार फायदा पहुंचा के, यानी कि डोरे डाल रही है, एक तरीके से कहें कि उनको
सिक्योरिटी दे दी, केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी दे दी, और ये सब खुश करने का तरीका होता है। इलेक्शन के पहले नेताओं को केंद्र में जो सरकार होती है वो ऐसे ही कुछ ऑफर करती है जिससे उनको उस पार्टी का समर्थन मिल सके या फिर उस समुदाय का समर्थन मिल सके। लेकिन फिर भी अभी तो ये शुरुआत है। देश में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई और सबसे मज़ेदार लड़ाई जो होगी वो बिहार में ही होगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, अगर बिहार में बीजेपी किसी भी तरीके से 10-12 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है तो आप समझ जाइए कि बिहार से ज़्यादा जो टक्कर वाली लड़ाई, बिहार से ज़्यादा जो बीजेपी के लिए मुश्किल मुकाबला देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। अगर बीजेपी यहाँ 10 से 12 भी सीट जीत जाती है तो बीजेपी 325 सीट जीत जाएगी देश भर में। ये बात आप लोग समझ जाइए कैसे जीत जाएगी, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण इतना मजबूत होता है, जिस जाति का नेता जिस पार्टी के साथ खड़ा होता है उसको वोट मिलता है। यूपी में ऐसा नहीं होता है, महाराष्ट्र में भी कमोबेश होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि कांग्रेस के सामने बीजेपी है, राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, गुजरात में वैसे ही है, छत्तीसगढ़ में वैसे ही है, झारखंड में भी कांग्रेस और ये आपको शिबू सोरेन की पार्टी है जेएमएम, और उसके अगेंस्ट में बीजेपी लड़ेगी। बंगाल में कुछ सर्वे आए हैं, बंगाल में सर्वे ऐसे आए हैं कि बीजेपी ने पिछली बार 18 सीट जीता था और उसी के आसपास रह सकती है। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो टीएमसी वर्कर्स हैं वो मतलब पैसे इतना ज़्यादा रंगदारी के तौर पे या फिर ऐसे लेते हैं, कट मनी का कुछ सिस्टम है बंगाल में। मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन मैं रिपोर्ट लगातार पढ़ते रहता हूँ। उसमें ये ऐसा बात निकल के सामने आ रहा है जहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना है, बंगालियों में जो गैर बंगाली जो बंगाल में रहते हैं, जैसे बिहार और यूपी के बहुत सारे लोग बंगाल में रहते हैं, जो हिंदी भाषी बंगाल में रहने वाले लोग हैं वो बीजेपी के 100% समर्थक हैं। बंगालियों में भी कुछ हद तक लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र में अगर ममता बनर्जी चेहरा नहीं होती हैं तो फिर वो मोदी को वोट करेंगे, ऐसा सर्वे में निकल के आ रहा है। और अगर दूसरी एक और बात की, अगर बिहार में एक और बात कही जा रही है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के चेहरा घोषित नहीं किए जाते हैं तो बिहार में बीजेपी के लिए कुछ आसानी हो सकती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे जो अभी नीतीश कुमार हैं और उनको घोषित कर दिया जाता है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो फिर बिहार में जो विपक्षी पार्टी है जो अभी सरकार में है, बिहार की सरकार में है, यानी कि राजद और जदयू, उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्लीन स्वीप कर जाएंगे। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए द बिहार मीडिया के साथ। शुक्रिया।